एसेट परचेज्ड 1/1/2012 1200,000 with residual value 40,000. Another asset purchased 1/7/2012 800,000 with residual value 20,000. फिर एक और एसेट खरीदा हमने 6 लाख का जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 20,000 और सबकी डेट भी बताई हुई है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है और ईयर एंड हमारा है 30 जून हर साल का। और वो कहता है डेप्रिसिएशन फाइंड करो और बुक वैल्यू फाइंड करो 3 सालों। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने सीखा तो है कल, लेकिन उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अब ऐड करने हैं। सबसे पहले कि जब भी कोई एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिसिएशन हमेशा साल की ली जाती है। उसने देखे ना, अगर आप रिक्वायरमेंट में देखें तो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन फाइंड करो 2012 की, 2013 की और 14 की। उसने ये नहीं कहा पहले एसेट की, दूसरे एसेट की, तीसरे एसेट की। उसने कहा डेप्रिसिएशन फाइंड करो 2012 की, 13 की और 14। अब हमने जब किसी भी साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो उसमें सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास ब्रॉड ऑन क्या है, आपके पास एडिशन क्या है। सिर्फ 2 बातें, ब्रॉड ऑन क्या है और एडिशन। पहले देखना है कि पुराने एसेट कितने हैं, उनको डेप्रिशिएट कर लेना है। फिर जो उस साल खरीदे हैं उनको डेप्रिशिएट कर लेना है, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब अगर मैं इस सवाल को हल करता हूं तो सबसे पहले हेडिंग दूंगा डेप्रिसिएशन फॉर 2012। और अगर मैं थोड़ा पेपर में, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने पहले एसेट कब खरीदा है 1/1/2012 को, आपका साल बनता है 1/7/2011 से लेकर ये आपका साल है। क्यों भला? क्योंकि आपका ईयर एंड कितना है, उसने कहा 2012 की डेप्रिसिएशन फाइंड करो और ईयर एंड आपका है 30 जून। तो इसका मतलब है 30 जून 2012 आपका एक साल है, 30 जून 2013 दूसरा साल है, 30 जून 2014 तीसरा साल है। तो आपने इन 3 सालों की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। तो इसका फिर स्टार्टिंग ईयर क्या होगा 1/7/2011, 12 महीने पूरे करने हैं ना। अब जब मैंने साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, मेरा पहला स्टेप होता है ब्रॉड ऑन। तो बताओ क्या आपका ब्रॉड ऑन है? चला गया। फिर उसके बाद किसको डेप्रिशिएट करते हैं? एडिशन को। क्या इस साल के दौरान आपका कोई एडिशन है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। 1/1/2012 को आपने एक एसेट खरीदा हुआ है, तो आप डेट लिखें ना लिखें आपकी मर्जी। 1/1/2012 कितने का एसेट खरीदा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसमें माइनस करते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कितनी रेजिडुअल वैल्यू है? 12 लाख में से 40,000 हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये पता चला 6/12 क्यों किया? क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हो 1/1/2012 को और आपका ईयर एंड है 30 जून 2012। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 58। फिर उसके बाद क्या कोई एसेट आपने इस साल बेचा भी है? तो आपका साल कंप्लीट हो गया। ये आपके एसेट की डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन यही है इस साल की। पहले उसने कहा था डेप्रिसिएशन फाइंड करें, तो हम कहते हैं कि 58,000। और अगर आपसे ये पूछा है कि मुझे बुक वैल्यू भी बताओ, तो बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट आपके पास 12 लाख है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास 58,000 है, आपस में माइनस करके देंगे तो बुक वैल्यू आ जाए। बुक वैल्यू अगर हमने बतानी है तो बुक वैल्यू हमारे पास आएगी, उसका फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट हमारे पास 12 लाख है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 58,000 है, तो कितना आ जाएगा? 11 1
और ये किस डेट की है? 30 जून 2012। ओके है ये बात। अब आगे चलते हैं 2013 पे। हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन फॉर 30 जून 2013। इसका मतलब पता क्या है? 1712 से लेकर जून 30। क्या मतलब है? 1712 से लेकर जून 13 तक। तो क्या पैटर्न होगा? सबसे पहला पैटर्न ब्रॉड। क्या ब्रॉड ऑन है? बिल्कुल है। ये 12 लाख वाला जो एसेट खरीदा है, पिछले साल ही तो खरीदा था, तो 12 लाख पहले पुराने एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। 12 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो याद रखें ब्रॉड ऑन के साथ टाइम फैक्टर नहीं लगाते क्योंकि वो पूरा साल हमारे पास अवेलेबल था। 116,000। फिर इस साल कोई एडिशन है तो एडिशन लिखेंगे। एडिशन, एडिशन की डेट बताएं क्या है? 17/2012। कितनी अमाउंट है? 8 लाख। इसकी रेजुअल वैल्यू भी है मल्टीप्लाइड बाय, और ये भी पूरा साल है क्योंकि 17/2012 से लेकर जून 13 तक का टाइम काउंट करना। कितना आ गया? 70। क्या कोई और एडिशन है इस साल के अंदर अंदर? किस डेट को? 1/4/2000। कितने का? माइनस मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, जिसको टाइम काउंट करने में मसला हो या ये सेंटेंस लिखने में मसला हो, क्योंकि जो बंदा बता रहा होता है ना, उसने अपनी पहले मेहनत की होती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको नहीं आता तो आप बस ये परेशान होते रहे कि उन सबको आता है मुझे नहीं आता। तो आप पूछ लिया करें, पूछने से आपका मसला हल हो जाएगा। 44,500। और कोई एसेट की खरीदो फरोख्त हुई हो इस साल, इस सब को प्लस कर ले हमारा 288,5। ये इस साल की डेप्रिसिएशन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। 1,4 टोटल ठीक था। 1,4,500 208,500। तो ये जो हमारी डेप्रिसिएशन आई है, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। किस साल की? 2013 की। अगर आपसे कोई पूछे कि 2013 की बुक वैल्यू भी बताएं, तो कॉस्ट कहते हैं सारे एसेट्स की कॉस्ट, वो क्या क्या बन रही है? 12 लाख भी है, 8 लाख भी है और 6 लाख भी है। टोटल कितनी बन गई? तो नेट बुक वैल्यू इस साल की आ गई कितनी? 26 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है इस साल वाली भी, और जो पिछले साल की डेप्रिसिएशन आई है वो भी। अगर आपसे कोई पूछे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो वो है 208,500, और अगर हमसे पूछे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो फिर पिछली भी अक्यूमुलेट करनी है। तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 266, और इनको माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 2,333। 2,333,500। 26 लाख आपने एसेट्स की कॉस्ट बतानी है ना, तो आपके पास कितने एसेट्स हैं 2013 में? ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है और 2 एसेट खरीदे हैं, सबको प्लस कर लिया। उसके बाद हम जा रहे हैं 2013 पे। तो 2013 में सबसे पहले तो ब्रॉड ऑन देखना है।
डेप्रिसिएशन फॉर 2030, डेप्रिसिएशन फॉर 2030 14 सॉरी 30 जून 14। तो सबसे पहला काम हमारा ब्रॉड ऑन। तो बताएं ब्रॉड ऑन की अगर डेट भी लिखनी है तो 1713 होगा, साल की शुरू वाली डेट ब्रॉड ऑन की डेट होती है। तो 1713 को ब्रॉड ऑन कितना है 26 लाख। आपके पास इस साल से पहले जितने भी खरीदे हुए एसेट है सारा ब्रॉड ऑन है, चाहे वो 2 साल पहले खरीदे हैं, चाहे वो 5 साल पहले खरीदे हैं, चाहे वो 1 साल पहले खरीदे हैं, सारा ब्रॉड ऑन है। और जो आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं नए पुराने सबको डेप्रिशिएट कर। तो आपके पास 26 लाख माइनस सबकी रेजिडुअल वैल्यू भी प्लस कर लो। आपने क्योंकि सारी कॉस्ट प्लस कर ली है तो सारी रेजिडुअल वैल्यू भी प्लस कर लो। या एक ऐसा तरीका भी होता है कि सबको अलग अलग लिख लो, 12 लाख अलग लिख लो, 8 लाख अलग लिख लो, 6 लाख अलग लिख लो, और लेकिन हेडिंग ब्रॉड ऑन की आनी है, या कंबाइन करके लिख लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 40,000, 20,000 और मल्टीप्लाइड बाय 10%, 252। उसके बाद एडिशन है डिस्पोजल, तो यही हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। और अगर आपसे बुक वैल्यू पूछी जाए, कॉस्ट 26 लाख है, उसमें वो एडिशन होता ना, कोई वो अपने एसेट में से माइनस होता। अगर 2014 के अंदर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो वो अपने एडिशन की होती ना, अपने एसेट की होती। तो कोई एसेट होता तो वो एडिशन में आ जाता। जैसे ये पिछले में क्या लिखा था 2014 में, और ये अलग लिखे थे दोनों, तो इसमें भी ऐसा ही था कि अगर कोई एडिशन होता तो उसकी कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती। ये तो सारे ब्रॉड ऑन इकट्ठे थे ना, उसका भी 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूं। इसमें पहले मुझे प्लस करके बता दो अक्यूमुलेटेड डेप्ट कितनी आ गई। 252 को किस में प्लस करोगे, 208 भी उसमें प्लस करेंगे, और 50 518 20815। अच्छा, ब्रॉड ऑन का एक और पैटर्न भी बन सकता था। वो क्या कि आपके पास ब्रॉड ऑन में कितने एसेट हैं 3, उसको अलग अलग कर सकते थे। 12 लाख माइनस 40,000, उसका 10% ले लेते। फिर 8 लाख माइनस 20,000, उसका 10% ले लेते। और 6 लाख माइनस 20,000, उसका 10% ले लेते। इन सब को प्लस करते फिर भी आंसर यही आना। अगर इन सबको प्लस करते तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी अपनी मर्जी है। अब प्रोफेशनल तरीका होता है, आप छोटे छोटे बच्चे तो आप रहे नहीं, तो आप टोटल करके काम कर सकते। और ये तो एक डिफरेंट मेथड है ना। असल अप्रोच क्या होती है भला, लेजर बनाने में। तो लेजर से तो कैरी डाउन आता होता है और बुक वैल्यू भी डायरेक्ट उधर से आ जाती है। अगर हम इसका लेजर बनाते हैं और साथ इसकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री तो सिंपल है, जिस दिन एसेट खरीदो, एसेट खरीदने की क्या एंट्री होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्ट। बात ही खत्म होगी। मतलब एसेट खरीदोगे तो एसेट खरीदने की एंट्री डेट वही आएगी जिस डेट को एसेट खरीद, और साल के एंड में डेप्रिसिएशन की एंट्री। और अगर हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर एक तो बनता है कॉस्ट का, इस कॉस्ट के लेजर को आप पीपी का लेजर भी कह सकते हो। हम इसको 3 साल पे चलाते हैं। 1/7/2011 को कोई ब्रॉड ऑन नहीं था, होता तो लिख लेते। 1/1/2012 को हमने एक एसेट खरीदा 12 लाख का, और इसके अलावा 2013 तक 12 के एंड तक कोई ट्रांजैक्शन, वो मेन क्या है, कोई ट्रांजैक्शन किया है ना तो उसको रिकॉर्ड करना है, और उस रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री कहते हैं। उस रिकॉर्ड करने को जर्नल एंट्री कहते हैं। तो क्लोज करेंगे, हमारा कैरी डाउन कितना आ जाएगा 30 जून 2012
टोटल अगर 2-3 साल हो ना तो दरमियान वाला टोटल ना भी करो तो काम चल जाता है, आखिरी टोटल कंपलसरी होता है। तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो 1/7/2012 ब्रॉड ऑन, 1/7/2012 ब्रॉड ऑन 12 लाख। फिर क्या सोचना है 2012 में कोई एसेट इन आउट हुए या नहीं? 2 हुए हैं। एक हुआ है 1/7/2012 को 8 लाख से, एक 1/4/2013 को। आप कहेंगे सर 12-13 2 साल आ रहे हैं, ये 2 साल नहीं है, ये हमारे साल एक स्पेशल ईयर है। एक होता ना वैसे तो टैक्स के अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर जून ही होता है, उसके अलावा कोई टैक्स ईयर हो तो उसे स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ये जो दिसंबर होता है ना, इसे कैलेंडर ईयर भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, और जो जून होता है उसे टैक्स ईयर बोला जाता है नॉर्मल। तो हमारे तो कोई भी साल को ऐड कर दे हमारे लिए वही स्पेशल है। वो 31 दिसंबर भी कह सकता है तो 31 मार्च भी कह सकता है, 30 जून भी कह सकता है, सितंबर भी कह सकता है। तो क्लोज कर देते हैं। कितना आ गया टोटल? और 30 जून 13 को हमारा कैरी डाउन आ जाएगा 26 लाख। 2 सालों के लेजर हो गए। तीसरे साल पे अगर जाना है तो 1/7/13 ब्रॉड ऑन 26। अब ना आपका एसेट कोई इन हुआ ना आउट हुआ, तो आपका टोटल 26 लाख वैसे का वैसे रहा अगले साल भी। और 30 जून 14 कैरी डाउन भी कितना आ गया? ये 3 सालों का लेजर आपका बन गया, एसेट अकाउंट का 3 सालों का लेजर। सिंपल एक बात का ख्याल रखना है बस कि 1 साल की ट्रांजैक्शन किसी दूसरे साल में ना रिकॉर्ड हो जाए। टाइम का ख्याल रखना है कि साल पूरा होने के बाद लाइन लगा के फिर अगले साल पे जाना, बाकी इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं। और अगर आप लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना चाहते हो इसके साथ ही तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/7/2011 ब्रॉड ऑन नहीं है, और आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ना एक फिक्स लेजर है। फिक्स लेजर उसे कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें ना हो, 2-4 बातें ही होती है। और फिलहाल के लिए तो एक बात है कि डेप्रिसिएशन हर साल की डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 30 जून 2012 को। किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से आ जाएगी 58। तो 30 जून 2012 कैरी डाउन 58,000। अगले साल 1/7/2012 ब्रॉड ऑन कितना आ गया? फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन। और वैसे भी नॉर्मल भी तो हम यही करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते जाते हैं, ये लेजर में ऐड हुई जा रही है। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन कहां लिखेंगे? 30 जून। डेप्रिसिएशन के नाम से कितनी थी? तो बेसिकली उसमें ऐड ही हो रही है ना। अब क्लोज करोगे 30 जून 2013 कैरीड ऑन 266 500। अगर हम अगले साल जाएंगे तो 1/7/2013 ब्रॉड ऑन 266, और 30 जून 14 को क्या डेप्रिसिएशन कितनी? 252। आखिरी साल का टोटल लाजमी होता है, पहले जरूरी नहीं होता, और अगर वही एक साल तो फिर टोटल जरूरी है। कितना आ गया टोटल? 518 500।
518500 और 30th जून 2014 कैरिड ऑन हमारा आ गया 518514। और अगर आपको इस सिनेरियो में आपसे पूछा जाए कि मुझे बुक वैल्यू बताएं, तो बुक वैल्यू आपने करना क्या है, या तो एक तो वो तरीका है ना आपके पास, वरना इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये किस साल की डेप्रिसिएशन आएगी। देखें ये टाइम भी लिखा हुआ है साथ नीचे, 30 जून 2012 की बुक वैल्यू चाहिए ना, तो इनको आपस में माइनस कर दो। कॉस्ट के लेजर से उठाओ कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उठाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपसे कहता है बुक वैल्यू फाइंड करें जनाब 2013 की, तो कॉस्ट के लेजर से कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। डायरेक्ट माइनस कर दो, लेजर बनाकर माइनस कर दो, ये आपकी अपनी ठीक है। और ये 2014 की बुक वैल्यू है, आप जाकर उससे मैच कर लें जो अभी आपने फाइंड किया है, तो आपकी दोनों की डेप्रिसिएशन भी बराबर आएगी। हमेशा ईयर एंड की पूछी जाती है, पूछ वो कभी भी सकता है। पूछता क्या है, ईयर एंड की। साल के एंड में कहता है जी एसेट की क्या नेट वर्थ रह गई है, और अगर साल के शुरू की पूछे तो ब्रॉड ऑन को आपस में माइनस कर देंगे। साल के दरमियान में पूछने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन कभी कभी हम फाइंड किया करेंगे, जरूरत पड़ जाती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो फिर उस हद तक कॉस्ट देखेंगे और उस हद तक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखेंगे। हाँ जी, यहां तक जी, हाँ जी, बुक वैल्यू कि बुक वैल्यू का तरीकाकार क्या होता है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास लेजर्स का डाटा है तो कुछ इस तरह से, ये आपके पास डेट पड़ी हुई है, यहां ये आपके पास ये कॉस्ट है और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। वर्किंग से जैसे फाइंड किया ना, ओरिजिनल तरीका ये है। ठीक होगी बात। अगर वो साल के स्टार्ट की मतलब बुक वैल्यू पूछे तो वो डेट देंगे 17 वो कहेगा इस डेट की बुक वैल्यू बताएं, तो हम यहां से भी ये डाटा उठाएंगे और यहां से भी सेम डेट का डाटा उठाएंगे, आपस में माइनस कर देंगे। और वैसे भी साल के शुरू की बुक वैल्यू पूछे ना, तो पिछले साल की एंड की भी बता सकते हो, क्योंकि पिछले साल का एंड इस साल का स्टार्ट होता है। अभी एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं ताकि वो क्वेश्चन एक हो जाए। मैंने ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड आसान होता है, सारे कॉन्सेप्ट ना इस मेथड के साथ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे हो जाएंगे, फिर हम मेथड चेंज करना शुरू कर देंगे, ताकि फिर देखो कॉन्सेप्ट अलग चीज है, मेथड अलग चीज है। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हर मेथड के लिए होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर एंट्री हर मेथड की यही है, लेजर हर मेथड का यही है। अब हम सीखने लगे हैं एक नई चीज कि आपके पास अगर दरमियान में किसी 1 या 2 सालों के लेजर बनवाए तो कैसे बनवाते हैं। तो सवाल किस तरह से आएगा फिर पेपर में, तो कहेगा कि आपके पास पड़ा हुआ है बैलेंस ऑफ प्लांट एट 1/1/2023 rupees 1200, balance of accumulated depreciation at 1/1/2023 rupees 240। फिर वो कहता है आपके पास, आपने एसेट खरीदा at 1/4/2023 rupees 400। फिर एक एसेट खरीदा at 1/11/2023 rupees 500। फिर एक एसेट खरीदा 1/7/2024 rupees 600। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड,
year end is 31st December 2023. Year end is 31st December 2023. हो गया सवाल नोट? रिक्वायरमेंट में हम दो चीजें फाइंड लेजर बनाते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है कि वो कहता है कि आप ना मुझे एक कॉस्ट का लेजर भी बनाकर दे दें और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का भी लेजर। लेजर जो मर्जी पूछे, डेप्रिसिएशन की वर्किंग सेम है, मतलब जो दुनिया में जो मर्जी पूछ ले, लेकिन डेप्रिसिएशन की वर्किंग वही रहेगी। तो पहले हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। तो करें जरा, पहले हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? सबसे पहला हमने क्या लिखना है डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए? डेप्रिसिएशन फॉर 2023। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन। क्या ब्रॉड ऑन आपके पास है? क्या 1123 को आपके पास कोई एसेट का बैलेंस पड़ा हुआ है या नहीं? बिल्कुल है। तो आपने कितना है? 1200। क्या रेजिडुअल वैल्यू भी है? मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन आ गई। फिर उस ब्रॉड ऑन की डेट भी अगर आपने लिखनी है तो लिख लिया करें 1123। फिर उसके बाद एडिशन पे आ जाते हैं। हाँ जी बताएं, एडिशन है आपके पास? किस डेट को? एक है 1423 को, कितनी अमाउंट का? कोई एतराज तो नहीं? 400 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना आ गया? फिर क्या 2023 में कोई और ट्रांजैक्शन है? 11120 500 का 10% और टाइम कितना है? 8 ही लिख लेते हैं, पॉइंट को छोड़। कोई और ट्रांजैक्शन हुई है 2023 में? तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 150 ब्रॉड ऑन की और एडिशन। ये हमारा 2023 का साल पूरा हो। अगर आप साथ साथ लेजर बनाना चाहते हो तो साथ साथ लेजर भी बनाई जाओ, और अगर आप कहते हो नहीं एक दफा मैं वर्किंग पूरी कर लूं बाद में लेजर बनाऊंगा, तो वो जो आप जैसे बन सके। अगर हम अगले साल में जाएं, डेप्रिसिएशन फॉर 2024, तो मेरे पास आएगा 124 ब्रॉड ऑन। कितना ब्रॉड ऑन आएगा? कितना ब्रॉड ऑन आ जाएगा? 2100। कितना आएगा? 2100। 1200 पुराना, 500 और 400 लास्ट ईयर की परचेज, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2100। या लेजर बनाकर चेक कर लो। अब लेजर बनाओगे तो ब्रॉड ऑन यही आएगा इसमें 2100 मल्टीप्लाइड बाय 2200। फिर उसके बाद एडिशन। एडिशन की डेट क्या है? 1/7/2024। कितने का खरीदा? 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितनी डेप्शन आ गई? 200। अब हमारा काम रह गया लेजर बनाने का। आप जरा इसके लेजर एक दफा बनाओ, फिर मैं ज्वाइन करता हूं। ये आपका क्वेश्चन है कंप्लीट, वर्किंग भी होगी, इसका लेजर पूरा करें, फिर इसको हम करते हैं। 2100 की ब्रॉड ऑन है ना, तो ब्रॉड ऑन होता है पिछले सारे एसेट्स। तो ब्रॉड ऑन 1200 पड़ा हुआ था और 900 के और एसेट भी तो खरीदे हैं 2023 में, तो टोटल 24 से पहले कितने हो गए? टोटल 2100 के। और या तो फिर अगर कोई परेशानी तो लेजर बना लिया करें, लेजर से डायरेक्ट ब्रॉड ऑन आ जाता।
हाँ, कॉस्ट का लेजर भी बनाना है और क्यूमुलेट डेप्शन का भी, डेप्रिसिएशन का नहीं, अक्यूमुलेट डेप्शन। हो गया। क्वेश्चन 5 हम लोगों ने किया, अगर हम उसके ब्रॉडर की मैथड से कर दें नहीं नहीं, तरीका ठीक है वो भी, डायरेक्ट ठीक है। मेन ये होता है कि आगे जाकर ना जब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आ जाती है ना, तो जैसे अगर मेथड चेंज होंगे तो फिर हमारे पास ना एक पक्का मेथड होता है ना लेजर के साथ, वो तो चीजें अवेलेबल होती है लेजर के साथ, तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लेजर बनाकर भी कर सकते हैं। बुक में तब भी ले सकते हैं, ठीक है वो भी ठीक होता है, लेकिन जो फार्मूला है वो बोला क्या, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अगर वो बुक वैल्यू के साथ कॉस्ट ऐड करते हैं फिर डेप्शन माइनस करते हैं तो वो फिर आधी बुक वैल्यू हो जाती है आधी कॉस्ट हो जाती है। तो ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्शन। अदरवाइज जवाब ठीक है, आंसर में कोई मसला नहीं, तो हो सकता है कर सकते हैं। हाँ जी, बन गया लेजर। अब आपने बस लेजर मैच करना है, पहले कॉस्ट का लेजर बनाते हैं, वन 123 है, ब्रॉडन है या नहीं, ब्रॉडन आ जाएगा। फिर क्या बात आनी है, हमने सिंपल ये देखना है कि हमारे पास एसेट अगर इन हो रहे हैं तो डेबिट करते जाओ, और अगर किसी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट करते जाओ। तो फिलहाल तो डेबिट हो रहे हैं 1423 को कैश के नाम से, और फिर 1123 कैश के नाम से, और हमारे पास 31 दिसंबर 23 को बैलेंस क्या आ जाएगा 21। अब ये देखिए कि जो पिछले साल का कैरिड होना है वो अगले साल का ब्रॉड होना है, तो अगर आप साथ साथ हर साल का लेजर बनाते जाओगे तो आपके पास ब्रॉड ऑन कहीं प्लस भी करना पड़ेगा, आपके लेजर में प्लस होकर पड़ा हो। तो आप लोगों ने 1124 को जब ब्रॉड ऑन लिखोगे तो कितना लिखोगे, तो चाहे आप प्लस करके वो वर्किंग से डायरेक्ट करते जाओ, अगर आपकी हिम्मत है या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करते जाओ, कोई मसला ही नहीं है। और अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो फिर लेजर तो बना सकते हो ना, और आपको लगता है कि वो डायरेक्ट मेथड आसान है, नहीं ये ज्यादा आसान है। भला क्यों, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम एडिशन पढ़ रहे हैं, बाद में कोई एसेट खराब होगा हम बेचेंगे भी सही, रिपेयर भी करवाएंगे, बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर वो उधर हो सकता है हमें थोड़ी परेशानी हो जाए, तो ये मेथड बेस्ट होता है। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट वाले के लिए तो किसी में कोई इशू नहीं, वो तो कैलकुलेटर में सारा सवाल हल कर लेता है, लेकिन पेपर में लिख कर आना है सवाल, और वर्किंग भी शो करनी होती है। बहुत माइनर वर्किंग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, बट अगर थोड़ी सी भी वर्किंग है तो उसको शो करके आते हैं, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। तो अब हमारे पास 2024 में हमने क्या सोचना है, खरीदो फरोख्त,
खरीदा है तो डेबिट, बेचा है तो क्रेडिट। 1724 को मैंने एक एसेट खरीदा 600 का, 20, और हमारे पास दिसंबर 24 को कैरिड ऑन आ जाएगा। ये हमारा एसेट का लेजर कंप्लीट हो। अब अगर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं साथ, इसमें से भी सबसे पहले क्या देखना है, 123 ब्रॉड ऑन कितना है। हम देखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट साइड पर क्यों लिखते हैं। ये काउंट्रा एसेट है। जो चीज किसी भी चीज का काउंट्रा हो वो हमेशा उसकी अपनी नेचर से अपोजिट आती है। एसेट डेबिट होते हैं तो काउंट्रा एसेट क्रेडिट होते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखना है, दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन उस साल की 150, तो कितना हो गया टोटल, दिसंबर 23 कैरिड ऑन 398, फिर 1124 को हमारा ब्रॉड ऑन हो जाएगा 398, फिर 2024 के साल की डेप्रिसिएशन दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 24 कैरिड ऑन, कितना आ जाएगा 630। अब अगर आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपको आएंगे। वो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जनाब इसको एसओपीएल के अंदर कौन कौन सी चीज आएगी, इस सवाल में से एसओएफपी के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो फिलहाल हम बुक वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू अगर वो पूछता है दिसंबर 2023 की, तो ये है दिसंबर 2023 की कॉस्ट और ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनको माइनस करके बता देंगे। और अगर वो दिसंबर 24 की बुक वैल्यू पूछेगा तो ये कॉस्ट, इनको माइनस कर देंगे। पेपर में ऐसे नहीं आमने सामने पड़े होंगे, पेपर में तो आपने ऊपर नीचे लेजर बना रहे होते हैं, तो ये बस पता होना चाहिए कि किसको किस में से माइनस कर। ओके होगी बात, ये बात क्लियर है। तो चले जी, फिर हम चल जा रहे हैं डिस्पोजल की तरफ। डिस्पोजल मतलब एसेट बेचना, डिस्पोजल मतलब एसेट बेचना। ये हमने पीआरसी में नहीं पढ़ा हुआ, तो समझो फिर हमारा एफआर 1 का पहला कॉन्सेप्ट। डिस्पोजल का मतलब होता है एसेट बेच देना, और सिर्फ बेचना ही नहीं, डिस्पोजल का लफ्जी मतलब है एसेट डी रिकॉग्नाइज कर देना। एक होता है ना रिकॉग्नाइज करना, अपना मानना, और डी रिकॉग्नाइज अपना एसेट खत्म कर देना। वो जो पहले माना हुआ है खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, अगर कहते हैं सेल हो जाए, चोरी हो जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट देना बंद कर दे, किसी एसेट के बदले एक्सचेंज कर लो, मतलब आपने अपने एसेट को क्रेडिट करना है। वो खरीदो तो डेबिट करते हैं ना, अपने एसेट को क्रेडिट करना है। वो कैसे हो सकता है, चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट देना बंद कर दे, किसी और एसेट के साथ एक्सचेंज हो जाए, या खुद से बेच लो, तो डिस्पोज हो गया। डिस्पोजल को सपोज दैट मैं कहता हूं आपने एक एसेट खरीदा है 500 का, कब खरीदा है 1/7/2023 को, और इसको बेच दिया 30 सितंबर 2025 को। हमारा ईयर एंड है दिसंबर हर साल, तो ये वाला एसेट 2023 में कितनी देर डेप्रिशिएट होगा, 2023 में 6 महीने, 2024 में पूरा साल, 2025 में 9 महीने। हालांकि वो हमारे पास था, लेकिन हमारे पास कितनी देर तक था, 9 मंथ। तो हमने सिर्फ उसको डेप्रिशिएट भी कितना करना है, और जो नया बंदा होगा, जो अगला बंदा जिसके पास वो जाएगा, वो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लेगा। तो हमने ये देखना है कि अगर कोई एसेट बेच दे
तो खरीदते वक्त देखना है कितना टाइम डेप्रिशिएट करना है और बेचते वक्त भी देखना है। ये यहां से तो आपको बड़ी आसानी से समझ लग गया, लेकिन जब क्वेश्चन लिखते हैं तो शायद थोड़ी सी परेशानी बन जाए। तो क्वेश्चन एक लिखे, मेरे पास ब्रॉड डाउन ऑफ पीपीई रुपीज 800, accumulated depreciation डेट भी लिख लो 1124 रुपीज 420, कहते हैं एट 31 मार्च 2024 an asset sold for rupees 210 which was purchased at 1/1/2021 for rupees 350, फिर at 1/7/2024 a new asset purchased for rupees 600, rate of depreciation 10% straight line method, rate of depreciation 10% straight line method, और ईयर एंड तो इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक साल का काम करते हैं फिलहाल, लेकिन इस सवाल को एक साल तक हमारा टाइम के अंदर काम भी पूरा हो जाए। हमने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है 2024 के साल की, डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है 2024 के साल की। कर सकते हो, ट्राई करोगे? देखिए 800 का आपके पास ब्रॉड ऑन है, 420 की आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आपने 2024 में एक एसेट बेचा 210 का, जिसको खरीदा कितने का था? 350। पहले तो प्रैक्टिकली इस सवाल को समझते हैं, सवाल को हल बाद में करते हैं। ये जो दिसंबर क्या लिखा हुआ है ना, मार्च 24 के अंदर एन एसेट सोल्ड फॉर रुपीज 210 which was purchased at 1121 for rupees 350। पहले तो इसके बारे में बताया क्या लिखा हुआ है कि एक एसेट जो 2021 में 350 का खरीदा था, इस साल जो मेरा करंट ईयर है 210 का बेच दिया। इसका मतलब है ये वाला जो एसेट है ना 350 वाला, इसको मैं 2024 में पूरे साल डेप्रिशिएट करूंगा? नहीं। कितना डेप्रिशिएट करूंगा? 3 माह के। थोड़ा और इसको इलैबोरेट करते हैं। नींद तो नहीं आ रही? सियाने कहते हैं कि जिसको नींद आ रही होती है ना वो जोर से बोलता है नहीं, मतलब कि वो रियलाइज करवाता है कि अच्छा आप सुने सवाल, ये मैं कहता हूं जो अकाउंटिंग है ना वो बेसिकली मैथ है, और अगर आपको थोड़ी सी समझ है जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, तो आप लोगों का ये सवाल ना अकाउंटिंग का पेपर फेल होता है और ना ये मुश्किल लगती है। अब देखिए हमें पता है कि जो मेरे पास एसेट्स होंगे मैंने उन्हें डेप्रिशिएट करना है, और जितनी देर के लिए होंगे उतनी देर के लिए डेप्रिशिएट करना। ऐसा है। आप मुझे बताएं कि ये जो 800 का मतलब क्या है? ये मतलब है, इसका मतलब है 1124 से पहले ये 800 के खरीद चुके थे, मतलब ये पिछले सालों के हैं, या ये सारे 2023 के हैं, या 24 से पहले कोई भी साल हो सकता है। डन? मतलब
इस 800 का मतलब ये है कि 2024 से पहले कोई भी डेट है। अब ये जो 350 वाला एसेट है जो आपने बेच दिया है वो इस 800 के अंदर है या नहीं? तो जब मैं ब्रॉड को डेप्रिशिएट करता हूं बगैर कोई टाइम लिखे, तो अब काम ठीक होगा अगर मैं 800 को 10% कर दूं? इसके अंदर तो 350 वाला एसेट है जिनको 3 माह के लिए डेप्रिशिएट करना है, तो हमें उसे अलग कर लेना चाहिए। 800 में से 350 अलग और जो बाकी 450 या 550 जो भी बचता है उसको अलग। क्यों? क्योंकि जिसको बेचा है उसको 3 महीने के लिए डेप्रिशिएट करना है और जिसको नहीं बेचा वो पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होगा। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। 3 हिस्से हो गए। पहला ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। पहला हिस्सा ब्रॉड ऑन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रॉड ऑन के अंदर ही डिस्पोजल होता है, क्योंकि जो एसेट हम बेच रहे होते हैं ना वो कोई पुराना एसेट होता है और वो किसके अंदर मौजूद होता है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रॉड ऑन में से डिस्पोजल अलग करके डेप्रिशिएट करेंगे और फिर एडिशन को डेप्रिशिएट कर लेंगे, सवाल पूरा। तो डेप्रिसिएशन लेते वक्त हम 3 स्टेप में डेप्थ लेंगे। एक स्टेप होगा ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल, ये हो गया पूरा, और फिर एडिशन। जो डिस्पोजल है उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। अगर हम ये एसेट दिसंबर में बेचते तो क्या फिर भी अलग करने की जरूरत थी? फिर अलग करने की जरूरत, अगर आप आदत से मजबूर हो अलग करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज जरूरी मैं अलग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस पर 3 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। तो अब जब मेरा डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बनेगा तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने क्या करना है, डेप्रिसिएशन फॉर 2020। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा ना 1124 वाला, वो बनेगा ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। जो मेरा पहला स्टेप बनेगा, मैं डिस्पोजल क्यों अलग कर रहा हूं? क्योंकि टाइम अलग है और वो दोनों 800 के अंदर 350 भी है और बाकी भी है। तो मैं क्या करूंगा, 800 माइनस 350 कितना बचेगा? 450 का लूंगा 10%, और डिस्पोजल लिख लूंगा। डिस्पोजल की डेट है मेरे पास 31 मार्च 24, और डिस्पोजल है मेरे पास 350 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 8%। ये बात समझ भी लगी है कि क्यों अलग किया है? बात खबर अगर बात समझ लगी तो ये आज का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। देखिए डिस्पोजल वाला जो एसेट है वो खरीदा कब था? 2021 में। इसका मतलब है जो 24 वाला डाटा पड़ा हुआ ना 800 रुपए, उसके अंदर पिछले सारे एसेट्स हैं, तो ये 350 भी उसके अंदर है क्योंकि वो 2021 में खरीदा हुआ है। आज वो इस साल 3 महीने इस्तेमाल करके मैंने बेच दिया, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितनी लेनी है? 3 महीनों की। अगर मैं इस 800 में से 350 माइनस ना करता तो वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाती 800 की, लेकिन उसमें 350 वाला वो एसेट भी मौजूद है जो मैंने बेच दिया है। तो पहले 800 में से वो अलग कर दिया और उस जो बेचा उसको भी अलग कर दिया, मतलब 800 के 2 हिस्से कर दिए, डिस्पोजल अलग, रिमेनिंग अलग। जहरी सी बात है, इसको तो बेच दिया, अब तो ये मेरा अगले 9 माह के लिए तो मेरा एसेट था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, तो उसके लिए मैंने डेप्रिसिएशन 3 महीने की लूंगा और बाकी जो 450 वाले एसेट हैं उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लूंगा। और एडिशन है उसके बाद मेरे पास किस डेट को? एडिशन है 600 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2024 की। ये बात समझ लगी? बाकी तो वही सारी फॉर्मेलिटी है, लेजर बनाओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करो, जो कुछ मर्जी करो, अमाउंट आ गई हमारे पास। अब अगर आप लोग 2024 के साल का लेजर बनाना चाहते हो कॉस्ट का, 1124 को ब्रॉड ऑन कितना था? तब तो यही था ना। हमने 2 काम किए, एक एसेट खरीदा भी है और एक बेचा भी। जो खरीदा है वो तो होगा डेबिट और जो बेचा है वो होगा क्रेडिट। जो खरीदा है वो होगा डेबिट
और जो बेचा है वो होगा क्रेडिट। तो बेचने वाली डेट है 31 मार्च और किस नाम से आएगा? डिस्पोजल के नाम से। अच्छा, उसको 210 का बेचा था कितने का? 350 का। ये हम किसका लेजर बना रहे होते हैं? कॉस्ट का। तो इस पे कॉस्ट आएगी उसकी, क्योंकि 800 के अंदर वो 210 से शामिल नहीं था, 350 से शामिल था। तो जब वहां से निकालेंगे तो उसकी पूरी कॉस्ट निकाल देंगे। और जो खरीदा है 1724 कैश, अब इसको क्लोज करेंगे 1400 दिसंबर 24 कैरिड ऑन 1150 या 1050 जी। मैंने तो कैश के नाम से लिखा ही नहीं है इसको। किसके नाम से लिखा है? डिस्पोजल के नाम से। मैं इसकी एंट्री भी अभी बताता हूं किस नाम से लिखा है, डिस्पोजल के नाम से। और ये हमेशा, क्योंकि लेजर किसके ऊपर बन रहा है? कॉस्ट पे। तो एसेट आएंगे तो डेबिट भी कॉस्ट पे करेंगे, क्रेडिट भी कॉस्ट पे। दोनों लिखते, दोनों की अलग अलग डेट लिखकर उनकी कॉस्ट लिख देते। ऊपर ब्रॉड से भी दोनों माइनस करते, अलग अलग उनको भी डेप्रिशिएट करते। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने से पहले, बल्कि एक बात मैंने सिखानी है आपको, जनरल एंट्रीज पहले सीखनी चाहिए थी, तो हमने जनरल एंट्री अब इसके बाद देखेंगे। जो आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा, अब ये थोड़ा टेक्निकल है, यानी आज का सबसे बड़ा टेक्निकल काम हम सीखने जा रहे हैं। यहां पर ही लिख लेते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 1124 ब्रॉड ऑन कितना है? 420। 31 दिसंबर 24 डेप्रिसिएशन कितनी आई है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 83 पॉइंट। गॉट इट? अब पहले लिख लो, मुझे आप सिर्फ ये बताओ, इस 420 के अंदर जो एसेट मैंने बेच दिया, क्या कोई उसकी भी डेप्रिसिएशन इसके अंदर है? जाहिर सी बात है, जो 2021 में खरीदागा वो 21 में भी डेप्रिशिएट हुआ होगा, 22 में भी हुआ होगा, 23 में भी होगा, और थोड़ा सा 24 में भी हुआ है। इसका मतलब है इस 420 के अंदर भी और इस 83 के अंदर भी जो मैंने एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन मौजूद है। जब एसेट में से एसेट निकाल दिया तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन रहनी चाहिए? क्योंकि जब हम बुक वैल्यू लिखते हैं हम लिखेंगे कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एक्शन। तो मेरे भाई जो कॉस्ट आप लिख रहे हो, ये देखें, ये कॉस्ट है ना अब 1050, इस 1050 के अंदर क्या डिस्पोजल मौजूद है या नहीं? नहीं है। 350 आपने निकाल दिया है। देखो जरा 1400 में से 350, तो जब आप कॉस्ट 1050 ले रहे हो तो उसमें से जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वो तो इन्हीं एसेट्स की होनी चाहिए ना। लेकिन आपकी तो अक्यूमुलेटेड एक्शन के अंदर डिस्पोजल वाली भी है, तो तब तो हमारे पास था ना। आपके पास था ना, अब वो एसेट नहीं है ना, तो अब नहीं है, तो अब उसकी डेप्रिसिएशन भी रिमूव करेंगे। तो वो ली कब है? वो स्टेटमेंट है ना। अब देखिए इस 420 के अंदर जो ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है, ये कब का पड़ा हुआ है? ये 2024 से पहले की डेप्रिसिएशन है। जो हमने एसेट बेच दिया 2021 में खरीदा था, 2021 में उसकी डेप्रिसिएशन आई होगी, 22 में भी आई होगी, 23 में भी आई होगी। वो डेप्रिसिएशन किधर होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर। इसका मतलब है 420 के अंदर जो मेरा एसेट रिमूव हो गया, बुक से खत्म हो गया, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी तक इसके अंदर, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसकी डेप्रिसिएशन रिमूव कर देनी चाहिए। इसका जो कैरी डाउन होगा वो नेक्स्ट ईयर पे प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्योंकि उसके कैरी डाउन के अंदर ना, अब वो एसेट के कैरी डाउन के अंदर वो एसेट नहीं है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कैरी डाउन के अंदर उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? क्या आप में से कोई शख्स ये बता सकता है कि वो वाले एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी अभी तक? 2021 में खरीदा था, 21 में भी डेप्रिशिएट हुआ होगा 10% के हिसाब से, 22 में भी हुआ होगा, 23 में भी हुआ होगा, और थोड़ा सा 24 में भी हुआ है। उसकी सारी डेप्रिसिएशन प्लस कर लो। 113.7 कैसे? देखें
11/20/21 को वो खरीदा था कितने का? 350 का। दिसंबर 21 के अंदर वो 10% डेप्रिशिएट हुआ होगा। कितना डेप्रिशिएट हो गया होगा? 35। फिर 2022 के अंदर कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? 2023 में कितना डेप्रिशिएट हो गया? क्या 24 में भी 35 डेप्रिशिएट हुआ है? 24 में कितना हुआ है? 8 तो ये है आपके जो एसेट बेच दिया उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, जब खरीदा था और जब बेचा, सारी डेप्रिसिएशन। जी इसके अंदर तो है। अब देख रहे हैं अपनी वर्किंग के अंदर, ये जो आपने 83.5 निकाला है इसके अंदर ये 8.75 ऐड किया हुआ है ना, इसके अंदर तो ऐड है। तो जब मैं कैरी डाउन फाइंड करूंगा दोनों को प्लस लेकर जाऊंगा ना, तो उसमें से टोटल में से फिर टोटल डेप्शन माइनस कर दूंगा, अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करूंगा डिस्पोजल की भी। तो कितनी आ गई? कितना? 3.75 गॉट इट। देखिए अब वो एसिड निकाल रहे हैं ना पूरा, जब एसिड निकाल देंगे तो उसकी जो डेप्रिसिएशन पड़ी होगी बुक से वो भी खत्म कर देंगे। अगर आप ना कभी ऐसा करना कि अपने रूममेट से ना लड़के ना कमरा छोड़ के चले जाना, ये सामान भी आपका बाहर फेंक देंगे। भला क्यों? क्योंकि आप रह ही नहीं रहे, अब आपका सामान वो जगह स्पेस घेर के पड़ा हुआ है। तो मजाक कर रहा हूं। वैसे आप देखिए अब डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है ये उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन पड़ी होती है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो एसेट हम अब हमारे पास ही नहीं है, क्या उसकी फिर एसेट की कॉस्ट में से जो एसेट बेचा वो निकाल दिया, लेकिन उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो वो तो उन एसेट्स में से किसी और की डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है। आपने ये 350 इसमें से माइनस कर दिया ना, लेकिन डेप्रिसिएशन अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर ये डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त माइनस हो जाएगी उन एसेट्स में से जिनकी ये डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो फिर हमें इसको भी निकाल देना चाहिए। सर देखिए ना, ये हम लोग कैरी डाउन के लिए मतलब हमें चाहिए कैरी डाउन में माइनस टोटल, तो हम देखेंगे ये बच्चे बात करेंगे कि 24 में माइनस नहीं होगी, तो नहीं माइनस होगी टोटल तो 24 का ही आएगा, तो माइनस नहीं होगा कैरी डाउन में। तो आप देखिए वो इधर वापस आपका सवाल ये है, एक सवाल ये है कि 2024 की डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी चाहिए। अब देखिए आपका जो एसेट बेच दिया है उसकी डेप्रिसिएशन, उसका नामो निशान कहां पर मौजूद है? 420 के अंदर इस साल की डेप्रिसिएशन तो नहीं है, पिछले 3 सालों की है, ये 35, 35 और 35 राइट, और ये 8.75 इसके अंदर है, और ये दोनों डेप्रिसिएशन है किसकी? डिस्पोजल की। अब जब मैं इधर आकर कैरी डाउन फाइंड करूंगा और मेरे पास वो कैरी डाउन होना चाहिए जो मेरे पास एसेट है, डेप्रिसिएशन भी सिर्फ उनकी होनी चाहिए। अगर मैं इसमें से 8.75 माइनस नहीं करता तो इस 420 के अंदर तो ऐड होकर आ जाएगी, कैरी डाउन के अंदर 8.75 भी आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन उन एसेट्स की है क्या कि जो मेरे पास मौजूद है? जो बेच दिया एसेट उसकी सारी डेप्रिसिएशन रिमूव करे, जो इसके अंदर 3 सालों की है 335 वो भी है माइनस करो, और जो इसके अंदर 8.75 है वो भी माइनस करो। और माइनस कैसे करते हैं? डेबिट साइड पर डिस्पोजल के नाम से 113.75 लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? डिस्पोजल के नाम से। अब आप खुद देखें 420 प्लस 83.75 माइनस 113.75, तो आपकी सारी डेप्रिसिएशन में से डिस्पोजल की सारी डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। जो कैरी डाउन बचेगा वो पाक साफ होगा डिस्पोजल से। उसके अंदर डिस्पोजल की ना 8.75 शामिल है ना पिछले 3 सालों की शामिल है। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन बच गई वो किन एसेट्स की है? जो आपके पास मौजूद है। अब हमारे पास इसका टोटल कर लो कितना आ गया? 503 और इधर माइनस करके बताओ 390 503 पॉइंट। अब ये 390 किन एसेट्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? जो कि एसेट आपने आपके पास मौजूद है। अब जब आप बुक वैल्यू फाइंड करोगे तो 1050 में से 390 माइनस करोगे तो जो आपके पास एसेट मौजूद है उनकी बुक वैल्यू। ये एक्सपेंस तो सारा है क्योंकि इस साल इस्तेमाल तो हुआ है। और ये जो 1135 है
अच्छा, ये आपने टोटल कितना टाइम काउंट किया है? 3 साल और 3 महीने, 3 साल और वैसे अगर आपको ये कल बताऊंगा, ये कहीं आपने फार्मूला पढ़ा है? PRT I इज इक्वल टू, और अगर आप 350 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 बाय 12 करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड को हम कंबाइन करेंगे, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, आपका सिंपल इंटरेस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, और जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे जरूरत के वक्त, जब हमें लगेगा कि हमारा टाइम सेव हो रहा है। ठीक होगी बात? चलें जी, आज सर छुट्टी।